की चर्चा मैं रॉय साहब से शुरू करूंगी कि रॉय साहब, कई लोग ये भी कहते हैं कि अरे भाई आप लोग चंद्रचूड़ पर बहुत ज्यादा आप लोग कड़ा रुख अपना रहे हैं, ये सही बात नहीं है। लेकिन बात कड़े या सॉफ्ट अप्रोच की नहीं है, आखिर उनकी आलोचना क्यों हो रही है? हर जगह से चंद्रचूड़ जी को क्यों उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है आपके हिसाब से? जी। 10 नवंबर को हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो गए होंगे। 11 नवंबर को उनका जो भी वक्तव्य आएगा वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे आता, उस पर दूसरे ढंग से प्रतिक्रिया होती। लेकिन उस सम्मानित आसन पे बैठकर जो बातें उन्होंने कही है एज ए सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके जरिए न सिर्फ उन्होंने हमारे संविधान के मूल्यों की हत्या की है, बल्कि उस पद को भी कलंकित किया जो पद हिंदुस्तान में सिर्फ एक आदमी, 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक आदमी को एक बार में नसीब होता है। आपने हेडिंग लगाई है कि क्या उन्होंने ये किराए पे पानी फेरा, उससे भी एक कदम उन्होंने किया, पानी भी फेरा और उस पर पोछा भी लगा दिया उन्होंने। किसी तरह से उनका किया हुआ क्षम्य नहीं है। मैं सिर्फ संविधान के एक धारा का उल्लेख करूंगा और एक लाइन पढ़ूंगा जो अनुच्छेद, धारा नहीं, अनुच्छेद 124 में 124(1) में चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, और 124(6) में वो शपथ लेते हैं राष्ट्रपति द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा। शपथ जो है 3rd शेड्यूल में है, मैं उसकी एक लाइन बस पढ़ दे रहा हूं। शपथ में ईश्वर कहाँ मौजूद है और कहाँ नहीं मौजूद है। शपथ में लिखा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, आई हैविंग बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। अगर आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो आप कहिए सोलिमली अफर्म। शपथ लेते समय वह ईश्वर को साक्षी मान के शपथ लेंगे, और जब ईश्वर को साक्षी मान के उन्होंने शपथ ले लिया तब उन्हें जो करना है वो लिखा है, आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय द लॉ एस्टैब्लिश्ड, आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। शपथ में वो ईश्वर को याद कर सकते हैं, लेकिन शपथ लेने के बाद जब उस कुर्सी पे बैठेंगे और जब न्याय के काम को अंजाम देंगे तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान के संदेशों को पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ कानून, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना है। और उन्होंने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है ईश्वर को समर्पित करने, क्योंकि अयोध्या वाले जजमेंट में भी वो बातें आई हैं। अयोध्या वाले जजमेंट में जितने तर्क दिए हैं, जितने इंटरप्रिटेशन है, जितने जजमेंट है, उससे तो यही सिद्ध हो रहा था कि आखिरी कंक्लूडिंग पेज में वहां पर वो मानेंगे कि यहाँ मस्जिद था और उसे गैर कानूनी ढंग से 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया है, इसलिए वहां पर मस्जिद रिकंस्ट्रक्ट होना चाहिए, और फिर राम मंदिर, भव्य राम मंदिर के लिए वो जगह देते। उससे अच्छा तो जस्टिस सुधीर अग्रवाल का जजमेंट था, जिन्होंने तीनों पक्षों को एक एक हिस्सा बांट दिया था, हिंदू पक्ष को भी, मुस्लिम पक्ष को भी और तीसरे वाले पक्ष को भी। तो आप जो है, आपने कहा कि हम ईश्वर से पूछ के देंगे। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने यह बात कही है कि कल्पना कीजिए कि भारत के चीफ जस्टिस कोई मुस्लिम होते और वो यह कहते कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और फिर मैं अपने अल्लाह से पूछता कि मुझे कोई रास्ता दिखाइए, और अल्लाह ने मुझको कहा कि वहां पर मस्जिद का निर्माण होना चाहिए, और मुझे रास्ता मिल गया। अगर वो कह दिए होते तो इस मुल्क का एक और बंटवारे की नींव उसी दिन पड़ जाएगी। जिस तरह की सांप्रदायिक शक्तियों का इस देश में राज चल रहा है, यह देश एक बड़े विभाजन के खतरे की तरफ बढ़ गया होता। एक हमारे बहुत विद्वान व्यक्ति ने अपनी बात कही है इस पे कि भगवान से आपने पूछा राम मंदिर के लिए, भगवान से पूछकर आपने राम मंदिर का जजमेंट दिया। इतना ही भगवान पर विश्वास है सुप्रीम कोर्ट चलाने के लिए, तो भगवान से यह भी पूछ लिए होते
कि उमर खालिद की बेल हम दें कि न दें, और उमर खालिद को अगर बेल नहीं दे सकते हैं तो उसका ट्रायल ही कम से कम करा दें। तो ये सारी चीजें चारों तरफ से आ रही हैं। तो चंद्रचूड़ साहब ने हम लोगों को, पूरे देश की जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद को बिल्कुल धूल धूसरित कर दिया है। और इतना बड़ा जज, क्योंकि 3 साल वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे और उनको बहुत एक्सेलेंट चीफ जस्टिस के रूप में इलाहाबाद के लोग याद करते हैं। और सरकार के खिलाफ, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार के खिलाफ इतने बड़े बड़े जजमेंट दिए कि हम लोग मानते थे कि अखिलेश यादव जी जो चुनाव हारे हैं उसमें चंद्रचूड़ के जजमेंट का भी एक इम्पैक्ट है, जिसके चलते बेरोजगार नौजवानों का अखिलेश जी से आक्रोश पैदा हुआ था। जबकि अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में ऐसे ऐसे काम किए जिसका पिता आज भी, योगी जी 7 साल बाद भी 7 साल में कुछ कर नहीं पाए, और अखिलेश जी के किए कराए को ही दिखा रहे हैं। और जो खुद किए हैं, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण किए, वहां चल रहा है, राम पथ का निर्माण किए, सड़क फट रही है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण किए, वहां बड़े बड़े गड्ढे खुल गए हैं, लाइटें चोरी हो रही हैं। तो वो उत्तर प्रदेश में इस तरह का इम्पैक्ट देकर गए थे। एक जज को किस तरह से सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर देना चाहिए, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने सीख लिया होता। हम समझते हैं कि नेहरू के बाद इस देश के सबसे सबसे यशस्वी और शक्तिशाली प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी को याद किया जाता है। और एक पुणे जज ने, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे, ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने, उन्होंने अपने जजमेंट से मजबूर कर दिया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतर जाए। उनको पद त्याग करना पड़ा प्रधानमंत्री के कुर्सी के लिए, कि आप जो है अनसीटेड कर दिया उन्होंने एक इलेक्शन पिटीशन में राजनारायण के। आज सारी दुनिया, जब इंटीग्रिटी की बात आती है, जब जजमेंट की बात आती है, जब करेज की बात आती है, जब न्यायपालिका के स्वायत्तता और स्वतंत्रता की बात आती है, तो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा को याद करती है। जस्टिस एच.आर. खन्ना को क्यों याद किया जाता है, जिनके शायद वो भतीजे या भांजे ऑनरेबल जस्टिस खन्ना जो नेक्स्ट सीजीआई हो रहे हैं। एडीएम जबलपुर में जब बड़े बड़े जज, जिसमें इनके पिताजी भी थे, जस्टिस चंद्रचूड़ सीनियर और जस्टिस भगवती, उन्होंने इस लालच में कि अगर हम सरकार का फेवर करेंगे तो हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिए जाएंगे, यह निर्णय दे दिया कि अनुच्छेद 21 को भी जरूरत पड़ने पर समाप्त किया जा सकता। मतलब आपके जीवन का अधिकार भी सत्ता और सरकार चाहे तो छीन सकती है। राइट टू किल, राइट टू, और आप जेल में रहे, ये सब सरकार के हक में। सिर्फ एच.आर. खन्ना साहब अकेले डिसेंटिंग ऑफ वॉइस थे, जिन्होंने कहा कि नहीं, आर्टिकल 21 जो है वो बेसिक फीचर है और किसी भी सरकार और पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को यह पावर नहीं है कि संविधान के का जो मूलभूत ढांचा है उस पर हाथ रख सके। एच.आर. खन्ना साहब के बारे में लॉर्ड डेनिंग ने, अमेरिका के अब तक के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफर एंड लॉयर थे, उन्होंने कहा कि एच.आर. खन्ना साहब की हिंदुस्तान के हर हाई कोर्ट के सामने मूर्ति लगनी चाहिए, ताकि लोगों को एहसास हो कि जब भारी संकट में न्यायपालिका घिर जाती है तो इसी तरह के जज जो संविधान को और लोकतंत्र को और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रक्षा करने के लिए आगे आते। यह मौका चंद्रचूड़ साहब को भी था। यह मौका चंद्रचूड़ साहब ने इसलिए गवा दिया कि चंद्रचूड़ साहब को अब लोग कहने लगे हैं कि वो पोस्ट रिटायरल एंगेजमेंट की पीड़ा से गुजर रहे हैं। कोई उनको कहा, ये सुनने में हमें लोगों को बहुत खराब लगता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में ये वकीलों का समूह, बुद्धिजीवियों का समूह काफी हाउस में और चौक और चौराहे पे बैठने वाले लोग कहें कि चंद्रचूड़ साहब तो गवर्नर होना चाहते हैं, कि चंद्रचूड़ साहब तो राज्यसभा में जाते। नहीं, इन सब चीजों के अलावा ये तो आपने जो सारे एग्जाम्पल्स बताए और जो जिस तरीके की बातचीत लीगल सर्कल्स में हो रही है, लेकिन इसके अलावा जो अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो प्रस्ताव पारित किया,
जिसमें उन्होंने कहा कि भाई देखिए चंद्रचूड़ तो हमारी बात सुनते ही नहीं है। उन्होंने न्याय की मूर्ति बदल दी, सुप्रीम कोर्ट का जी, एम्बलम बदल दिया। मैं आ रहा हूँ, मैं इस पे आ रहा हूँ। ये इन जजों ने ही अपने जजमेंट में कहा है कि बार और बेंच जो है एक रथ के दो पहिया, टू व्हील्स ऑफ ए चैरियट, और जब तक दोनों पहिया साथ साथ नहीं चलेंगे तब तक ये न्यायपालिका का रथ आगे नहीं बढ़ेगा। आप बार एसोसिएशन में 1000 मेंबर भी होते हैं और 21,000 मेंबर भी होते हैं। जज मैक्सिमम 100 होता है किसी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में शायद 32 या 36 जज है। वेटरन्स जो है बार को रिप्रेजेंट करते हैं। बार के कुछ मेंबर्स की तो हैसियत और लीगल एक्यूमेन ऐसा होता है जिसकी तुलना कोई जज भी नहीं अपने से कर सकता है। जहां पर कपिल सिब्बल जी हो, जहां पे इंदिरा जयसिंह जी भी हो, जहां पे दुष्यंत दवे भी हो, जहां पे गोपाल सुब्रमण्यम हो, तो मैं समझता हूं कि उनके सामने जज अपने में जज की एक बहुत बड़ी पोजीशन है, लेकिन उनके ज्ञान और उनके समझदारी को नहीं चुनौती दे सकते हैं। जिस बार के मेंबर है, बार अगर कोई बड़ा परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर में हो रहा है कि आप म्यूजियम हटा रहे हैं, आप लाइब्रेरी हटा रहे हैं, तो कम से कम बार को तो आपको सलाह लेना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। एडवोकेट्स एक्ट में लिखा हुआ, बार एसोसिएशन का जो बाइलाज है, जो रजिस्टर्ड बाइलाज होता है हर बार, उसमें भी लिखा हुआ कि हाई कोर्ट में वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट इज द प्राइमरी कंसर्न। और चीफ जस्टिस जो हमारे लिए चेम्बर्स बनते हैं, जो हमारे लिए लाइब्रेरी बनती है, वो जुडिशरी में वो जजेज और चीफ जस्टिस के कंसेंट से ही बनता है, वहीं से बजट मिलता है या सरकार भी देती है बजट। तो ये तो बहुत मनमाना पूर्ण, ये तानाशाही पूर्ण काम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। कोई इस देश में कांग्रेस मुक्त राजनीति करना चाहता है, कोई विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहता है, कोई कैबिनेट सिस्टम खत्म कर दे रहा है, कोई एक दो हम दो और हमारे दो वाली सरकार चला रहा है। उसी तर्ज पर हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद ब खुद, अब पता नहीं उन्होंने 3 सीनियर मोस्ट जजेस से भी सलाह लिया कि नहीं, उनकी कोई एडवाइजरी काउंसिल है भी कि नहीं, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जिस बार का प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल जैसा वेटरन एडवोकेट हो, जो हिंदुस्तान के बाहर के भी अदालतों में जिनकी जरूरत पड़ती है बड़े मुकदमे में, उस कपिल सिब्बल साहब से भी आप कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। उनको प्रस्ताव पारित करना पड़ रहा है कि इस तरह के डिसीजन आप ले रहे हैं, तो ये तो बहुत ऑटोक्रेटिक है, ये तो बहुत डिक्टेटोरियल है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो या तो इनका बहुत डीप फ्रस्ट्रेशन है, या तो उनको लग रहा है कि मैं एक पर एक गलतियां कर रहा हूँ, एक पर एक फंसता जा रहा हूँ। जिस तरह उन्होंने अपने घर में गणेश जी की पूजा की, बहुत स्वागत योग्य कदम है कि आप पूजा करते हैं, आप आस्तिक हैं, आप ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन उसका जो व्यापक प्रदर्शन आपने कराया प्रधानमंत्री जी के साथ, और उस पूजा के नाम पर, गणेश जी के पूजा के नाम पर जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हरियाणा के चुनाव में वोट मांगा और स्पष्ट कहा कि जब मैं गणेश जी की पूजा कर रहा हूं तो शहजादे को इतना बुरा क्यों लग रहा है, शहजादे की पार्टी को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। चंद्रचूड़ साहब को सोचना चाहिए कि किसी पॉलिटिकल हेड को बुला रहे हैं, वो कहां तक इन बात को ले जाएगा और किस बाजार में आपको ले जाके खड़ा कर देगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक घटना के बाद जो है जस्टिस गोगोई का सारा जीवन ही समाप्त हो गया। ऐसा वो ट्रैप में फंसे कि वो कहीं के नहीं रहे, वो झोला ढो रहे हैं आज अमित शाह जी और मोदी जी का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया झोला ढो रहे हैं, गवर्नर बना दिया सुप्रीम कोर्ट के जजों को, और कहता है कि जहां जो मैं कहूं वही आपको करना है। उनकी सारी इंडिपेंडेंस, उनका सारा इंटीग्रिटी समाप्त हो गया है। तो चंद्रचूड़ जैसा विद्वान आदमी, जिसने बड़े सेलिब्रेटेड जजमेंट भी दिए हैं, जिसने इस जुडिशियल हिस्ट्री को बहुत एनरिच भी किया है, जिनको पूरा देश बहुत सम्मान के साथ देख रहा था, वो कहा तो अपने आखिरी समय में, वैसे तो बहुत सारे जजमेंट उनके कंट्रोवर्सी है जिसपे हमारे विद्वान साथी लोग प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन अपना जो सामाजिक आचरण किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बरक्स, वह कहीं से भी स्वीकार नहीं है, और उन्होंने अपनी सारी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया है। ठीक है।